हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। आपके साथ कुछ सीटेट के कुछ प्रश्नों को शेयर नहीं कर पा रहा था या अपना कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहा था। उसका कारण कुछ ये था कि मैं अपनी सेटिंग्स कुछ अपडेट कर रहा था, जिससे आपको बेहतर कंटेंट और एक कॉम्प्रीहेंसिव एक्सेस मिल सके हमारे कंटेंट तक। तो अब अभी मैंने अपडेट कर लिया है कुछ अपनी फीचर्स को, बाकी फिर अपडेट करता रहूँगा जैसा आप लोग सजेस्ट करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ प्रीवियस ईयर के सीटेट के जो प्रश्न हैं उसको लेकर अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ आज। तो इसमें मैं जो कंप्लीट अप्रोच होगी एक प्रश्न को लेकर, जो आप से एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, और फिर बाकी एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए कि बाकी विकल्प क्यों सही नहीं है, तो हम एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। तो इसमें देखिए, आप पहला प्रश्न जो 7वें नंबर का प्रश्न है हमारे पीपीटी पे, लेकिन आप अपना पहला प्रश्न ही समझेंगे। तो इस पे है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये हमेशा इस पे प्रश्न आते रहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इसको कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। तो पहले क्या होता था, पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जो भी चाहता था वो अपने मन से कार्य योजना बना के फिर वो क्लासरूम में जाकर डिलीवर कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब शिक्षा जो है बाल केंद्रित है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को केंद्र मानते हुए उसकी रुचियों के अनुसार, उसके एटीट्यूड के अनुसार, वो उसका माइंड सेट के अनुसार ही आप अपनी योजना बनाएंगे और उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस जो आपके हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ये तो बिल्कुल गलत है। नैतिक शिक्षा तो एक अलग हो गया, मॉरल एजुकेशन, ये एकदम अलग है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ये तो मैंने आपको पहले बताया। तो शिक्षक केंद्रित अप्रोच हो गई, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चे को सेंटर मान रहे हैं, तो जो वो कहना चाहता है उसके अभिव्यक्ति आराम से कर सके, वो बेझिझक कर सके, और सक्रिय भागीदारी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसका हो क्लास में, तभी वो सीख पाएगा। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे को अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आप दे देंगे तो आपकी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है। अब फिर दूसरा प्रश्न आप देखें, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। अब कर सकता है किन तरीकों से, वो आपको ऑप्शन दिया है कि जटिल परिस्थिति अगर आती है बच्चे के सामने, तो शिक्षक उनकी सहायता कैसे कर सकता है। तो पहला विकल्प है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। ये तो एकदम गलत हुआ। कंपटीशन आप बढ़ाएंगे तो बच्चे पे प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो बच्चे सीखने में असहज हो सकते हैं और उनको परेशानी आ सकती है। तो ये विकल्प आप काट दीजिए, कंपटीशन कभी नहीं देना है। पुरस्कार तो वो एक अलग मोटिव हो गया, ये आपको तुरंत कट कर देना है। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, ये भी गलत है। अभी छोटा सा बच्चा है, उसको आप कोई सहायता नहीं देंगे तो वो अपने आप कैसे चीज़ों को सीख पाएगा। ये तो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। उस पर एक भाषण देकर, भाषण देना तो ये तो लेक्चर मेथड तो चलता नहीं है प्राइमरी एजुकेशन में, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, आप जटिल परिस्थिति मान लीजिए गुणा नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको बताइए कि एक अंक का करिए, फिर दूसरे अंक का करिए, फिर दोनों को जोड़िए। तो छोटे हिस्सों में बांट के अगर आप निर्देश दे देंगे तो बच्चा अप्रोच बना लेगा और उसकी समस्या संसाधित जटिल परिस्थिति उसकी हल हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो अब देखिए ये सही है या गलत है। अब इस पे विकल्प आपके दिए गए हैं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ये तो बिल्कुल गलत है कि आप जो पढ़ाए हैं, जिस रूप में आप जो उसके सामने बोल के रखे हैं वैसे ही बोले वो, तो इससे आप उसका आकलन कर लेंगे, तो ये गलत बात है, ये विकल्प गलत है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, नो, ये आकलन कोई असेसमेंट टेक्निक नहीं है कि आपने जो बताया है एकदम से वही रटा रटाया बच्चा बता दे। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। एकदम सही है। आपने कोई कहानी बताई है तो बच्चा ज्यों का त्यों शब्दों का प्रयोग न करते हुए, कुछ अपने अनुभवों को जोड़ते हुए वो कहानी को दूसरे तरीके से भी बता सकता है। तो ये अगर आप अपेक्षा करेंगे जैसे मैंने बताया वैसा ही बच्चा बताए, तो ये शायद गलत होगा। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। तो आप विकल्पों को टिक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इससे आपको एक अच्छी अप्रोच मिलेगी।
अब आगे का प्रश्न देखते हैं कि आगे के प्रश्न कैसे हैं। तो अब बाकी अब देखिए पीछे के जो प्रश्न थे, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए अगर किसी गतिविधि में भाग लेंगे तो सृजनशीलता नहीं आ पाएगी, क्रिएटिविटी। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या आप हमेशा याद रखेंगे आप ही के सामने अगर आप ही के ऊपर अगर प्रेशर आ जाए तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे प्रेशर में आकर कैसे अच्छा कर सकते हैं? अपनी रुचि से। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है रुचि का। देखिए रुचि जहाँ इंटरेस्ट आती है, अगर आप अपनी रुचि से कुछ करते हैं तो क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऐसा बच्चों के लिए भी होता है कि अगर वे सर्वाधिक सृजनशील तब होंगे जब वो अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे। पुरस्कार के लिए ये भी गलत है, पुरस्कार के लिए ऐसा नहीं है कि वो भाग लेंगे ही लेंगे, रुचि सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा परेशानी, समस्या, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए या बाधा के रूप में। तो परेशानी, समस्या, बाधा, आप देख रहे हैं कि ये तीनों विकल्प समानार्थी हैं, तो तीनों विकल्प तो सही हो नहीं सकते। तो चौथा विकल्प बचता है संसाधन। और वैसे भी आपको याद रखना है कि बहुभाषी कक्षाएं जो होती हैं, मल्टीलिंगुअल क्लास जो होती है, तो वो एक संसाधन के रूप में आपके साथ जुड़ जाती है। तो उसको समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए एक शिक्षक को। बाकी अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ये तो गलत बात है, मार्किंग बच्चों की कभी नहीं करेंगे। कोई बच्चा कमज़ोर या उत्कृष्ट नहीं होता, आप जैसा प्रयास करते हैं उसके हिसाब से बच्चे सीखते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, बिल्कुल नहीं। गलती त्रुटि किसी से भी हो सकती है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। येस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अगर बच्चा कोई गलती करता है, त्रुटि करता है, तो आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसने गलती क्यों की है। ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो जाता है। तो ये आपका उनके चिंतन और थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब छठवां आंसर है और आज का लास्ट आंसर है। तो मैं क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नए वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब है कि किनका विचार ऐसा है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नए वैज्ञानिक है। हमने आपको पियाजे की थियरी कवर की थी, जिसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि पियाजे ने ये कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, एक्टिव लर्नर हैं और नन्हे वैज्ञानिक हैं, बेबी साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, जो अपने ज्ञान का निर्माण, संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। तो ये पियाजे का मत है। दिस इज़ सेड बाय पियाजे। तो ये पियाजे का स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे, मैं इस पर टिक भी कर देता हूँ जो ऑप्शन सही हैं। तो और बाकी आप अपने से भी कुछ प्रश्नों का विश्लेषण कर सकते हैं। और आप हमेशा याद रखें, चाइल्ड साइकोलॉजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीमा है, पियाजे थियरी है, वाइगॉट्स्की थियरी है, ये सारा आप कवर कर लें। उसके बाद मोर एंड मोर प्रैक्टिस ही आपको इसमें सहायता कर सकती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कवर करने के लिए। बाकी मैं आप से समय समय पर मिलता रहूँगा और मुझसे जुड़ने के लिए और मेरे चैनल को अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मैं आगे और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूं और अच्छा कंटेंट ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे। टेक केयर।